नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के 2024 के अहम जो टॉप 10 यानी मैं कहूँ 10 महत्वपूर्ण जो फैसले दिए गए, उन फैसलों पर आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। यानी हर एग्जाम की दृष्टि से अपने लिए महत्वपूर्ण है। कब क्या कैसे कारण कई नए इसमें से प्रावधान निकल कर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब भी किसी प्रकार का फैसला देती है, न्यायालय जब भी किसी प्रकार का फैसला देता है, इससे हमारे संवैधानिक प्रावधान भी उसमें बदलते हैं। क्योंकि सरकार अपने संविधान के एक विशेषता हम अवश्य पढ़ते हैं कि हमारी संसदीय प्रणाली सर्वोच्च है, यानी विधायिका सर्वोच्च है। तो सर्वोच्च विधायिका भी है, सर्वोच्च न्यायपालिका भी है। न्यायपालिका और विधायिका की सर्वोच्चता का जो समन्वय होता है, उसकी बात हम करें। समन्वय में न्यायपालिका अपने हिसाब से फैसले परिवर्तित करती है, और यहाँ से बात करूँ संसद अपने हिसाब से किसी प्रकार के रूल्स नियम कानून विधि निर्मित कर सकती है। अहम जो टॉप 10 जो अहम फैसले थे 2024 के जो दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उन महत्वपूर्ण फैसलों की हम 2024 की बात करेंगे। याद रहे सभी साथी अपने दोस्तों के साथ में ये भी बात करें कि पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल, और इस यूट्यूब चैनल को आपको क्या करना है, ज्वाइन अवश्य करना है। ठीक है। देखो सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहला फैसला जो 2024 का आया था, सबसे ज्यादा विवादों में वो रहा था। वर्तमान में भी यहां से बात करूं तो आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं, उसमें भी ये सबसे अहम मुद्दा चर्चा में जो बना हुआ है। 2024 में जो अहम मुद्दा जो छाया हुआ रहा था, कारण ये भी था दिल्ली विधानसभा चुनाव भी इसमें अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय की आप आम भाषा में बात करते हो तो इसको ईडी बोलते हैं। ठीक है। ईडी की स्थापना 1956 में हुई थी, फिर 57 से ये नाम परिवर्तित करके इस नाम से दिया जा रहा है। ये क्या करता है, सरकार की तरफ से किसी न किसी प्रकार की जो विधियां निर्मित है उनका उल्लंघन होने पर यह कार्य करता है। ठीक है। केस क्या था, केस यह था कि पीएमएल यानी इस पर मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ये देखो, धन शोधन निवारक अधिनियम 2002, धन शोधक निवारक अधिनियम जो 2002 आया था, उसके तहत जमानत के लिए नियमों में पुनरावृत्ति, यानी जमानत जो दी जाती है कोर्ट के द्वारा, उसके जो प्रमुख नियम है उस नियमों में पुनरावृत्ति की बात इसमें आई है। यानी नियमों में थोड़ी बहुत ढील देने की, शिथिलता देने की बात इसमें की गई है। अदालत ने जमानत के नियम और कारावास का अपवाद के रूप में दोहराया, यानी इस मामले में किसी प्रकार की जमानत नहीं देने का प्रावधान है। जबकि यहां से मैं बात करूं तो इससे महत्वपूर्ण बात यह रखनी है, कारावास का अपवाद के रूप में दोहराया कि जमानत के नियम में भी थोड़ी शिथिलता दी और कारावास भी इसके लिए जो दिया गया उसमें भी छूट दी गई। गिरफ्तारी की वैधता के लिए एक नया पहलू इस केस से निकल कर आया था, और एक नया पहलू आवश्यकता और अनिवार्यता खोला गया। एक नया शब्द निकल के आता है इस केस से, यानी अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के मध्य सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई की तो उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी की जाती है तो गिरफ्तारी की आपको ऐसी क्या आवश्यकता थी जिसमें गिरफ्तारी से बिना जांच नहीं हो सकती। ठीक है। दूसरी बात है कि क्या आपके लिए गिरफ्तारी करना अनिवार्यता है तो ही गिरफ्तारी की जाए। ठीक है। ये बात इससे निकल गए। विजय मदनलाल मामले से थोड़ा सा आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट ने विकास किया, और विजय मदनलाल मामले के विकास से जमानत मापदंडों को प्रभावित किया। जमानत इस मामले में होती भी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जमानत दी, इसका मतलब है कि कुछ सुधार कुछ परिवर्तन हुआ है। केजरीवाल की जमानत का क्या प्रभाव, प्रभाव यह है कि मापदंडों में क्या मिली है, मानदंडों में कुछ शिथिलता दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या कहता है इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की लंबी कारावास अवधि पर विचार किया, और विचार करने के बाद में उसमें जमानत दी गई। कहा गया कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय यानी नहीं जाओगे, यानी आप सीट पर नहीं बैठोगे, इसलिए आतिश सिंह को बनाया था। आज से विधानसभा चुनाव 17 सीटों पर रिजल्ट आया, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो आम आदमी पार्टी चुनाव में पिछड़ रही है। ठीक है। ईडी और सीबीआई की गिरफ्तारी की बात आती है, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है, केंद्र सरकार जब भी कोई सत्ता में आती है तो ईडी और सीबीआई का सकारात्मक के साथ साथ में कभी कभी दुरुपयोग भी होता है, बहुत ज्यादा स्तर पर दुरुपयोग होता है, तो इसके मुद्दे पर बात हुई सुप्रीम कोर्ट में आई।
केजरीवाल को ईडी और सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया। पहले ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया, ईडी के छोड़ते सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था इसमें। ठीक है, मामला क्या था? तो धन शोधन, आपको पता है शराब घोटाले यानी मुद्रा का गलत तरीके से प्रयोग करना इसमें शामिल है। निवारण एक्ट कब का है? तो 2002 के तहत जमानत मापदंडों की कठोर व्याख्या, इस शिथिलता करने का प्रभाव इसके मुख्य रूप से डाला गया। पहला केस ये था। दूसरी स्लाइड पर दूसरा केस है, आरक्षित श्रेणियों के भीतर उप वर्गीकरण की वैधता। पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह, 7 न्यायाधीशों की पीठ ने यह सुनवाई की है। ठीक है, पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह सुनवाई की है कहां पे? तो 7 न्यायाधीशों की पीठ ने इस पर सुनवाई की है। देखो इसमें एससी एसटी के भीतर सब कैटेगरी यानी विभाजन जो कर रखा है, कैटेगरी में जो बांट रखा है उसको उप भागों में बांटना, आरक्षित जो मान लो कि जाति उनको उप जातियों में विभाजित करना, बनाम इसमें राज्य। यानी अब ऑप्शन ये दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि राज्य क्या कर सकते हैं, राज्य एससी और एसटी को उप कैटेगरी में विभाजित कर सके, पिछड़े और बहुत अति पिछड़े वर्ग में इसमें शामिल आते हैं। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला इसमें आया और सकारात्मक कार्यवाही न्याय शास्त्र पर निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों यानी एससी और एसटी के भीतर उप वर्गीकरण बनाने के राज्यों के अधिकार को बरकरार रखा कि वो अपना राज्य क्या कर सकते हैं, उप वर्गीकरण चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, ये फैसला दिया गया 7 न्यायाधीशों की पीठ थी, 6-1 से बहुमत से। पीठ ने ईवी चिनैया बनाम भारत संघ 2024 के फैसले को पलट दिया। आपने चैनल देखा होगा तो इसमें मैंने पहले भी जो ईवी चिनैया का मामला था उसको मैंने, और ये जो पूरा केस था उसको मैंने डिटेल से आराम से 10 मिनट 15 मिनट के क्लास में आपको समझाए, वो भी आपने देखा है तो नहीं तो देख लेना। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन उसका भी लिंक डाल दूंगा। ठीक है, बहुमत ने तर्क दिया कि उप वर्गीकरण मौलिक समानता सुनिश्चित करने के लिए स्वीकार्य था, क्योंकि एससी एसटी सूची में विभिन्न समुदायों को अलग अलग स्तरों पर भेदभाव और असमानता का सामना करना पड़ता है। छुआछूत वगैरह हम देखते ही अक्सर। हालांकि पीठ ने माना कि उप वर्गीकरण बनाने वाला कोई भी कानून अनुभवजन्य साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए और न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। यानी जो भी बनाया जाता है उस पर न्यायालय समीक्षा कर सकता है, ये उसके अधीन होगा। राज्य इस पर स्वतंत्र और पूर्ण रूप से नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, पोक्सो एक्ट आता है 2012 का। पोक्स एक्ट अधिनियम के तहत बाल पोर्नोग्राफी रखना दंडनीय अपराध है। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस बनाम एस हारिस एच, 2 न्यायाधीशों वाली पीठ ने ये 2 न्यायाधीशों की पीठ ने ये फैसला दिया। ध्यान रखना, न्यायाधीशों के अक्सर 3, 5, 7, 9, 11 बैठते हैं इस प्रकार से, लेकिन कोई संख्या ये नहीं है कि 2, 4 भी नहीं बैठ सकते, बैठ सकते इसमें विषम में भी बैठा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के परिणाम स्वरूप भारत अब उन अधिकार क्षेत्रों के समूह का हिस्सा है जिन्होंने बाल पोर्नोग्राफी यानी बच्चों से सेक्सुअल प्रकार के किसी प्रकार का कंटेंट या वीडियो या किसी प्रकार से कार्य करवाना, ठीक है, को देखने, संग्रहित करने और रखने को स्पष्ट रूप से अपराध घोषित किया। अब देखा होगा छोटे छोटे बच्चों से सेक्सुअल प्रकार के कमेंट वगैरह इस प्रकार की बातें मानो कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे वीडियो क्रिएट किए जाते हैं, तो ये बच्चों के अपने मोबाइल में रखना भी क्या है, गैर कानूनी। देखना तो है ही, मोबाइल में भी नहीं रख सकते। पोक्सो अधिनियम एक्ट की धारा 15 में स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है कि सामग्री को अपने पास रखना, इसे हटाने और नष्ट करने में विफल रहना और वितरण के इरादे से इसे अपने पास रखना दंडनीय अपराध है। ठीक है, इसको क्या माना है, दंडनीय अपराध इसमें माना गया है। ठीक है, चाइल्ड पोर्न इज ए क्राइम। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सलाह दी कि पोक्सो एक्ट के बदलाव, इसमें एक्ट में बदलाव कर चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द की जगह चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूस एंड एक्सप्लोइटेटिव मटेरियल CSEAEM लिखे। यानी पोर्नोग्राफी की जगह क्या लिखना है, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूस लिखना, नहीं गाली गलौच या इस प्रकार की बातें इसमें शामिल है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था।
अगला केस आया था नागरिकता अधिनियम है, याद रखना नागरिकता अधिनियम, ये नागरिकता का एक्ट कब आया था, तो ये 1955 में आया था। फिर इसमें आपको पता हो तो समय समय पर हमने संशोधन इस पे करते रहे, ठीक है। तो इसमें धारा ए की वैधता, असम समझौता, नागरिकता अधिनियम की धारा 6A में 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ बैठी, यानी धारा 6A में संशोधन करके इसको कुछ प्रावधान बरकरार रखे, कुछ बातें कही है। 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ बैठी थी, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है अगले एग्जाम की दृष्टि से। इस मामले में सवाल उठाया गया कि क्या 1985 के असम समझौते को लागू करने के लिए पेश किए गए नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A अनुच्छेद 11 में क्या है, विधि निर्मित करने का अधिकार है संसद का, किस पर, नागरिकता पर। 14 में क्या है, समानता का अधिकार है। 29 में क्या है, मानो किसी भी मानो कि भारत के नागरिकों के अगर मैं बात करूं तो नागरिकों के अधिकार है, यानी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। 326 वयस्क मताधिकार है। 355 ये आपातकाल से संबंधित बातें आती है इसमें, ठीक है। इसका मानो कि उल्लंघन करता है तो बात के असम समझौते के तहत भारत आने वाले लोगों की नागरिकता से निपटने के लिए एक विशेष प्रावधान के रूप में नागरिकता अधिनियम की धारा 6A जोड़ी गई, जिससे कहा गया कि जो लोग 1985 में बांग्लादेश समेत क्षेत्रों से 1 जनवरी 1966 या उसके बाद, यानी 1 जनवरी 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 से पहले असम आए हैं और तब से वहां रह रहे, उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए धारा 18 के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। देखो आपको याद हो तो 1971 में क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। उस समय बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान, यानी बांग्लादेश उस समय नहीं बना था, पाकिस्तान था, या हम कह सकते बाद का बांग्लादेश, काफी सारे लोग वहां से भारत आ गए थे। भारत आने के बाद में कई सारे लोग अवैध रूप से भारत में रहने लगे थे। इससे असम की और आसपास की जो भौगोलिक क्षेत्र और सांस्कृतिक की सारी चीजें परिवर्तित हो गई थी, तो वहां के लोगों ने इस चीज का विरोध किया था। विरोध किया था, कुछ संगठन बने थे वहां पर, जैसे असम गण राज्य परिषद वगैरह, जैसे आंसू परिषद बोलते हैं इसमें, ठीक है। इस स्थानीय संगठन बने थे, राजनीतिक दबाव समूह बने थे, और उन दबाव समूह के बाद में फैसला लिया कि 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक कोई व्यक्ति असम आए तो उनको हम क्या करें, नागरिकता दें, उसके बाद में आने वाले को हम अवैध प्रवासी माने, ठीक है। अभी आपको पता हो तो मुद्दा ये चल भी रहा है कि अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों को निकाला जा रहा है और उनको भारत भेजा जा रहा है। तो भारत में भी ये प्रतिक्रिया हो रही, क्यों न भारत से भी अवैध प्रवासियों को निकाला जाए। अमेरिका जब निकाल रहा है तो भारत इनको रखकर क्या करेगा, तो ये भी मुद्दा बहुत ज्यादा उग्र चल रहा है। इस प्रावधान ने असम में बांग्लादेशी प्रवासियों को नागरिकता देने की अंतिम तारीख 25 मार्च 1971 तय की थी, कर दी। निर्णय की धारा 6A को 4-1 बहुमत से बरकरार रखा गया और इस दावे को खारिज करते हुए ये प्रावधान असमिया संस्कृति को कमजोर करता है, यानी ये लोग क्या करते हैं, असम की संस्कृति प्रभावित करने का आधार दिया था। बाहरी आक्रमण के बराबर बहुमत ने बहुमत ने असम की विशिष्ट पहचान को स्वीकार किया और इस बात पर जोर दिया कि असम की सांस्कृतिक चिंताएं प्रावधान और गैर कार्यान्वयन से उत्पन्न हुई, न कि प्रावधानों से, यानी वहां की जो गैर कार्यान्वयन स्थिति है उसकी वजह से उत्पन्न हुई, ये स्थिति मुख्य रूप से प्रावधान दिया गया। तो इस बात को क्या कर दिया कि जो धारा 6A की वैधता है इसके तहत, उसको इस असम समझौते के तहत जो हुई थी राजनीतिक सरकार, भारत सरकार और वहां के राजनीतिक संगठनों के बीच, इस धारा 6A को क्या रखा है, बरकरार, और इस मामले को हमने यथावत रखा। इसके बाद वालों को नागरिकता नहीं देने का, हालांकि वहां वोट देने तक का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो गैर प्रवासी नागरिक उनको, ये वहां का लोगो और वहां के आंदोलन से जुड़ी हुई बात है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड योजना की वैधता, एसोसिएशन ऑफ द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ, 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ, यानी आपको पता होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी राजनीतिक दल को चंदा देता है तो उसका नाम तक उजागर नहीं होता था, ठीक है। आपने किसी भी पार्टी को चंदा दिया है, दान दिया है, तो हो सकता है कि पार्टी ने आप पर दबाव बनाया और आपने उसके लिए डोनेशन कर दिया तो पार्टी ने दबाव बनाना बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग इसमें दान दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सूचना का अधिकार के तहत हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि राजनीतिक दल को कितना पैसा मिला है।
हालांकि इसमें सबसे ज्यादा भाजपा को इसमें सबसे ज्यादा फंड मिला था और यही मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा था। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 5 न्यायाधीशों की पीठ 2018 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। ये भाजपा सरकार द्वारा लाया गया था कि राजनीतिक दल के खाते में अगर पैसे जमा करवा रहे हो तो कितने करवाए, किसने करवाए, और इस मामले को क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, रद्द ही कर दिया पूरा। 15 फरवरी 2024 को न्यायालय ने सर्वसम्मति से माना कि मतदाताओं को पार्टी के वित्त पोषण के स्रोतों के बारे में सूचित किए जाने का, यानी सूचना जानने का अधिकार, पार्टी के पैसे कहां से आ रहे हैं ये जानने का पूरा अधिकार, ये कहते हुए क्या कर दिया, इसको पूर्ण रूप से रद्द कर दिया। फिर है बिल्किस बानो, दोषियों को दी गई छूट वापस लेना। बिल्किस बानो याकूब रसूल बनाम भारत संघ। बिल्किस बानो आपको याद होगा कि 2002 में गोधरा कांड हुआ था। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, और बिल्किस बानो का उस समय बलात्कार हुआ था, और जो दोषी व्यक्ति थे 11 दोषी, वहां की सरकार ने, गुजरात सरकार ने फैसला लिया कि इनका अच्छा रवैया है, इसलिए अच्छे रवैये के कारण उनको क्या कर दिया, बाइज्जती उनसे उम्र कैद से बरी कर दिया। बरी करने के बाद में वहां से कुछ लोगों ने उनके माला वगैरह पहराई गई थी, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था कि अपराधी कब से अच्छे होने लगे। सवाल यही उठा था कि अपराधी कब से अच्छे होने लगे। अगर उन्होंने रेप किया है किसी का, उन्होंने बलात्कार किया है, उन्होंने किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, तो उसकी इज्जत तो वापस आ नहीं सकती। और जिसने 2002 से अब तक केस लड़ा है तो उसकी भावनाओं का आहत हुई नहीं है क्या, तो ये मामला वापस सुना गया था। तो बिल्किस बानो के मामले 11 दोषियों को रिहा करने गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करने का वाला फैसला है। दोषियों को 2002 में गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के परिवार के साथ सामूहिक बलात्कार, यानी पूरे परिवार के साथ में बलात्कार और कुछ लोगों की हत्या तक की गई थी, इसमें के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। और गुजरात सरकार ने कहा कि ये अच्छे अपराधी है, इसलिए इनको छोड़ दिया गया। सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगाई, उनको वापस जेल भेजा गया। ठीक है, जस्टिस फॉर बिल्किस, ये आंदोलन हुआ था। एमयू का, यानी एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात है इसमें। अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसकी मैं बात करूं तो अल्पसंख्यक दर्जा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाम नरेश अग्रवाल, ये मामला 1967 का है, ध्यान रखना। एक तो देखो अल्पसंख्यक की कानूनी व्याख्या क्या है। ऐतिहासिक मिसाल 1967 में अजीत बादशाह मामले का खंडन यहां पर किया गया। एमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला है, विशेष रूप से एएमयू पर लागू होता है। अल्पसंख्यक दर्जा मापदंड क्या है इसमें, तो संस्थानों के लिए नए दिशा निर्देश भी इसमें शामिल हुए, और कानूनी प्रभाव क्या, भविष्य में कानूनी मामलों पर प्रभाव इसमें पड़ने वाला है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अजीत बादशाह बनाम भारत संघ 1967 में 5 जजों की बेंच द्वारा स्थापित 57 साल पुरानी मिसाल को खारिज कर दिया। 57 साल पुरानी मिसाल को क्या किया, खारिज किया इसमें। ठीक है, अजीत बादशाह ने पाया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू को अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना एक संघीय कानून ए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 के माध्यम से की गई थी, यानी अंग्रेजी शासन के समय इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, यह मामला इसमें हुआ था। तो इसको किस में माना कि अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी नहीं माना था 1967 में। फिर सुप्रीम कोर्ट ने वापस इसका रिव्यू किया और समीक्षा करते हुए उस फैसले को बदल दिया, और बदलते हुए उन्हें वर्तमान मामले में 4-3 बहुमत से न्यायालय ने माना कि कानूनी साधन द्वारा शामिल किए गए संस्थानों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त हो सकता है यदि संस्थापक अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति। देखो मुख्य रूप से नोट करना है ये चीज, फैसले में क्या कहा है, 7 न्यायाधीशों में से 4-3 से फैसला बहुमत से आया। और आपको याद हो तो भारत के जो न्यायाधीश थे डीवाई चंद्रचूड़, वो रिटायरमेंट हो रहे थे 11 नवंबर को। 11 नवंबर को संडे और 10 नवंबर को सैटरडे था। ठीक है, अगर मैं यहां से बात करूं तो 9 नवंबर को इनका अंतिम समय में अंतिम फैसला सुना गया था। ये फैसला ऐतिहासिक फैसला था। ठीक है, तब उन्होंने क्या कहा इसमें कि न्यायालय ने माना कि कानूनी साधन द्वारा शामिल किए, यानी संस्थान अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त हो सकता है, क्यों, यदि संस्थापक अल्पसंख्यक समुदाय से हो तो उसको अल्पसंख्यक मान सकते हैं। तो इनके संस्थापक कौन थे, अल्पसंख्यक मुस्लिम व्यक्ति थे। ठीक है, अनुच्छेद 30
के तहत स्थापित किसी भी धार्मिक एवं भाषाई शैक्षणिक संस्थान के अल्पसंख्यक स्थिति निर्धारित करने के लिए विशिष्ट मापदंड निर्धारित किए थे इसके तहत, यानी विशिष्ट मापदंड इसके तहत निर्धारित किए। ये पैरामीटर एक छोटी बेंच को ये निर्धारित करने में सहायता करेंगे कि एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं। तो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो क्या है, एक अल्पसंख्यक संस्थान है वर्तमान में, ये माना है। एक मामला आया था कि भौतिक संसाधनों के रूप में निजी संपत्ति, यानी भौतिक संसाधनों के रूप में निजी संपत्ति को भी अधिकार में लेना या नहीं लेना। प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बना महाराष्ट्र राज्य, 9 न्यायाधीशों की खंडपीठ यहां पर बैठी थी और यह फैसला किया था। 9 न्यायाधीशों की जो खंडपीठ थी, दो अहम महत्वपूर्ण प्रश्न क्या थे। क्या मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, देखो कौन सा मुद्दा आ रहा है, बहुत चर्चित मुद्दा रहा था 1980 में। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के निर्णय के बाद भी संविधान में अनुच्छेद 31C विद्यमान रहा। क्या निजी स्वामित्व वाली संपत्ति संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत समुदाय का भौतिक संसाधन थी। ये मुख्य रूप से इस मुद्दे पर 9 न्यायाधीशों ने क्या की थी, सुनवाई की थी। ठीक है, 9 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से 29, तो याद रखना 39 तो किस में दिया है, ये नीति निर्देशक तत्वों में। इसमें हम अच्छे से जानते हैं कि स्त्री पुरुषों को समान रूप से आजीविका का अधिकार, भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण नहीं हो, यानी धन संपदा का संकेंद्रण नहीं हो, भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार से हो, सबको समान रूप से मिल सके। और ये वही अनुच्छेद है जो अनुच्छेद 31 पे भारी पड़ा था। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा गया था, सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि संविधान में अनुच्छेद 31C का अस्तित्व बना रहेगा। सी अभी याद रखना, अनुच्छेद 31 निरसित नहीं किया, 31A निरसित किया, इसमें संपत्ति का अधिकार था, बाकी इसमें पहले से ये बना रहेगा। ये प्रावधान अनुच्छेद 39B और C के तहत निहित नीति निर्देशक सिद्धांतों को आगे बढ़ाने वाले कानूनों में को मौलिक अधिकारों को चुनौतियों से बचाता है। ठीक है, दूसरी बात इसका मतलब यह है कि 39B और C के तहत धन पुनर्वितरण सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए बनाए गए किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, इस आधार पर चुनौती नहीं होगी। 8-1 के बहुमत से न्यायाधीशों ने यह भी माना कि अनुच्छेद 39B के तहत निजी स्वामित्व वाली सभी संपत्तियां समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं है, यानी निजी व्यक्तियों के अधिकार में जितनी संपत्तियां हैं वो निजी है, वो यानी निजी स्वामित्व वाली संपत्ति समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं है, यानी पूरे समुदाय का नहीं है, निजी है, वो निजी ही रहेगी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना 2024 का मुद्दा। बहुमत ने तर्क दिया कि निजी संपत्ति एक भौतिक संसाधन हो सकती है यदि वह उपलब्धता, राष्ट्रीयकरण, अधिग्रहण आदि जैसे कुछ मापदंडों को पूरा करते, जैसे राष्ट्रीयकरण, हवाई अड्डों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये मामले इसमें शामिल किए गए। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर न्यायालय ये मानता है कि सभी निजी संपत्तियां समुदाय का भौतिक संसाधन है तो यह संविधान के आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श का खंडन करेगा, यानी आर्थिक लोकतंत्र की भी अधिकार है हमारे पास कि उसका खंडन होगा अगर सभी संपत्तियों को हम क्या मानते हैं, संसाधन। अब व्यक्ति कोई एक व्यक्ति मान लो कि अपने क्षेत्र की बात करें, आपके क्षेत्र में कोई विशेष चीज है आर्थिक रूप से, जिसका मान लो कि जैसे अपने घरेलू स्तर की बात करें तो आर्थिक कोई भी प्रकार की आपके पास संपत्ति है, मकान है, तो ये नहीं कि वो मान लो कि भौतिक तौर पे हम बात करें तो पूरे समाज या उसकी हो सकती है, पारिवारिक कुछ अपने निजी संपत्तियां भी इसमें होती है। ठीक है, ये मुख्य रूप से मुद्दा इसमें था। खानों और खनिजों के कराधान और औद्योगिक अल्कोहल का विनियमन, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाम भारतीय इस्पात प्राधिकरण उत्तर प्रदेश राज्य बनाम लालता प्रसाद वैश्य, यह 9 न्यायाधीशों की पीठ ने यह फैसला दिया, खान और खनिजों के कराधान से संबंधित था। खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण में 8-1 बहुमत से माना कि खानों और खनिजों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति को इस हद तक नहीं बढ़ाया जा सकता कि वो विषय पर कानून बनाने की राज्यों की शक्तियों का अतिक्रमण करे, एक लिमिट तक होता है इसका अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 7वीं अनुसूची में सूची नंबर 1 संघ सूची की शक्तियों का उपयोग उन शक्तियों को छीनने के लिए नहीं किया जा सकता जो सूची नंबर 2 यानी राज्यों को दी गई है। इस प्रकार राज्य सरकारों के पास औद्योगिक शराब को
विनियमित करने की शक्ति थी। ठीक है, इन मामलों में अगर मैं बात करूं तो इस मामले में जिन्हें राज्य की स्वायत्तता के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में देखा गया, बहुमत ने पाया कि राज्यों के और केंद्र के बीच विधायी शक्तियों को स्पष्ट विभाजन भारत के संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण था। उन्होंने दोनों सूचियों की व्याख्या इस तरह करने का महत्व जोड़ दिया कि सुनिश्चित हो कि राज्यों की कानून बनाने की शक्तियां संकीर्ण रूप से नहीं देखा जाए, यानी राज्यों को भी बराबर का अधिकार हुआ। यहां से एक सीधी सी बात में चल रही है, पता कौन सी, कि राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का जो विभाजन है वो एक संघवाद का उदाहरण, एक संघवाद से प्रेरित ये विचारधारा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट अपने लिए 10वीं की बात करें तो 10वां महत्वपूर्ण फैसला इसमें था अवैध बुलडोजर विध्वंस को रोकने के लिए दिशा निर्देश। आपने देखा होगा कि क्या करते हैं कि हर क्षेत्र में मान लो कि जैसे भी कोई अपराध करते हैं तो बुलडोजर से घर तोड़ दो, मकान तोड़ दो, जहां रहते हैं वो तोड़ दो, अपराधी है तो ही तोड़ दो, अपराधी के परिवार है तो ही तोड़ दो। ऐसी घटनाएं अगर बार बार होती है तो एक घर बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, एक जीवन का पूरा संपूर्ण सार लगता है उसमें, और सरकार ने थोड़ा जरा सी आदेश निकाला और घर तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कर दिए, रोक लगा दिए कि किसी भी प्रकार से सरकार ऐसा फैसला इतने जल्दबाजी में नहीं ले सकती कि किसी का बना बनाया घर उससे तोड़ा जाए। ठीक है, तो यहां से बात आती है अवैध बुलडोजर विध्वंस की मुख्य बात आती है। तो एक तो मौलिक अधिकारों का इससे क्या होता है, संरक्षण होता है। ठीक है, शक्तियों का इसमें क्या होता है, पृथक्करण, और कानून के शासन की इसमें क्या होती है, रक्षा होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इस तरह के बुलडोजर की अगर मैं बात करूं तो विध्वंस से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, जैसे कि आश्रय का अधिकार, कार्यकारी न्यायाधीश और पूरी बनाकर शक्तियों के पृथक्करण को कमजोर किया जाता है और कानून के शासन को कमजोर किया जाता है इससे। ठीक है, पीठ ने कुछ प्रतिक्रिया दिशा निर्देश में निर्धारित किए किस प्रकार से इसका उपयोग कब हम कर सकते हैं। एक तो मालिक कब्जादारी को कम से कम 15 दिन पहले लिखित नोटिस दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेटों को नोटिस के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए कि हमने नोटिस इनको दिया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए कि सुनने का यार उनका सुनवाई का अधिकार भी होना चाहिए कि कम से कम उसकी सुनवाई करने के बाद में उसकी प्रतिक्रिया के बाद में ऐसा फैसला ले। यह भी माना कि यदि किसी प्रक्रिया का उल्लंघन होता है तो जमीनी स्तर के सरकारी अधिकारी अपनी जेब से भुगतान करेंगे। अगर फिर भी इसका पालन नहीं करके डायरेक्ट घर तोड़ देते हैं तो जो तोड़ने वाले अधिकारी है वो अपने घर से, अपने जेब से उस मकान की कीमत की भरपाई करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिया था। याद रखना 2024 के जो अहम महत्वपूर्ण फैसले थे उन फैसलों की आज हमने चर्चा की, अपने आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार आप ताजा जानकारी, अपडेट जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर, और दोस्तों के साथ महत्वपूर्ण जानकारी को आप शेयर अवश्य करिए। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।